हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि गॉस लॉ क्या होती है, क्या होता है गॉस लॉ, और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में 2 और 3 चीज़ें और देखेंगे। यहाँ पर भी 2 चीज़ें देखेंगे। शुरुआत करेंगे गॉस लॉ से, फिर देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में क्या क्या है। एक तो देखेंगे लाइन चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी गॉस लॉ का यूज़ करके। फिर एक यूनिफॉर्म इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट लेंगे, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी गॉस लॉ का यूज करके देखेंगे। शुरुआत करेंगे गॉस लॉ से। शुरू करते हैं गॉस लॉ। क्या है ये गॉस लॉ? ठीक है, देखो गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो हमारे पास एक क्लोज सरफेस गिवन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक क्लोज सी सरफेस गिवन है, ठीक है, और उस क्लोज सरफेस की वजह से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। कुल मिला के किसी भी क्लोज सरफेस की वजह से अगर उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है तो उस चार्ज की वजह से उस इनक्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। मतलब जो चार्ज गिवन है Q, उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फ्लक्स निकलेगा उस क्लोज सरफेस से। ये इसका सिंपल सा कहने का मतलब है। इसकी मान लेते हैं हमारे पास ये क्लोज सरफेस गिवन है ठीक है, ये क्लोज सरफेस हमारे पास गिवन है और इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q। क्या रखा है? Q Q Q, ठीक है। यहां पर एक चार्ज हमको गिवन है, ठीक, हमको क्या गिवन है, यहां पर एक हमको चार्ज गिवन है जो कि है Q, ठीक है। अब इस चार्ज Q की वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। चार्ज Q की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने का मतलब क्या है, कुछ फ्लक्स बनेगा उस चार्ज की वजह से, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, अगर पिछले लेक्चर में देखे होंगे, लेक्चर नंबर 10 में 9 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेक्चर नंबर 9 में क्या पढ़ा था, वो था हमारा वेक्टर E डॉट ds, या फिर इंटीग्रल में ही ले सकते थे ऐसे, ठीक है, यही फॉर्मूला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकल रही है चार्ज की वजह से तो फ्लक्स भी तो बनेगा, यानी हमारी क्या हुई, चार्ज की वजह से ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि 10 दिशाओं में, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में जो है हमारी फील्ड लाइंस जा रही हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर उन्होंने हमसे कहा कि ये हमारा एक एरिया वेक्टर है। मैंने एरिया वेक्टर भी समझाया था। एरिया वेक्टर क्या होता है कि कोई भी हमको जो सरफेस गिवन है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ले लो या परपेंडिकुलरली इनवर्ड ले लो। हम ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड वाला ही डायरेक्शन लेते हैं एरिया वेक्टर के लिए। तो अगर इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, जो कि क्या हो जाएगा, ds। छोटा सा एरिया वेक्टर है, da मान लो, ds मान लो, तुम्हारी मर्जी, da मान लेते हैं, चलो ठीक है। एक छोटा सा एरिया वेक्टर da, यहां काटा da, ठीक है। तो अगर ऐसा गिवन है कि एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज प्रेजेंट है, तो इस क्लोज सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा, इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स निकलेगा। किसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये चार्ज, जो चार्ज इस क्लोज सरफेस में रखा गया है। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो यहां पर जो हमारा फ्लक्स होगा, फ्लक्स कितना आएगा, वो हमारा आएगा फ्लक्स इक्वल टू Q इनक्लोज्ड, यानी जो हमारा चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है, जो हमारा Q चार्ज इनक्लोज्ड है उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स हमको मिलेगा। यही होता है गॉस लॉ। यानी सिंपल भाषा में दिख रहा है कि नहीं, यानी इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हो Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका लिखोगे Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, राइटिंग बहुत घटिया है। तो इस तरीके से ये आ गया। अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था लेक्चर नंबर 9 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, कि फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds होता है। ये लिखा तो है इंटीग्रल E डॉट ds। ds क्या है, छोटा सा एरिया वेक्टर, ds मान लो, da मान लो, चलो तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ एरिया वेक्टर में ds ही मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो गया। तो अगर ऐसे देखोगे तो जो हमारा नेट फ्लक्स होगा वो कितना बन जाएगा, लिख सकते हो ऐसे, लिखो फ्लक्स इक्वल टू नेट, जो हमारा फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रल में ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो E डॉट ds, तो ये हमारे पास जो है नेट फॉर्मूला बन करके आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहां लगा लो वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ठीक है। ये ब्रैकेट के साथ घुस गया क्या इसमें, अरे बाप रे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा E डॉट ds, ठीक है, ये हो जाएगा E डॉट ds। तो इस तरीके से हमको एक फॉर्मूला मिल गया
क्या मिल गया? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमको मिल गया फाई नेट इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। तो ये हमारे पास गॉस लॉ आता है किसी भी क्लोज सरफेस की वजह से। समझ गए इतना? समझ गए कि नहीं? किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है तो उस सरफेस की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ दैट चार्ज इनक्लोज्ड, यानी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फ्लक्स बनेगा। किसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ किसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स? चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। यानी अगर हमारे पास कोई चार्ज इनक्लोज्ड है किसी क्लोज सरफेस में तो उस क्लोज सरफेस की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बनेगा। किसका? चार्ज जो कि इनक्लोज है उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है गॉस लॉ। लिखा हुआ है नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई, यहां लिखा ही नहीं है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लिख लो, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। नोट कर लो, हटा हूं 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें बच्ची। हो गया? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहानी बनेगी। समय क्या हुए है? 21:26। चलो तो नोट कर ली। आज हम लोग देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस गॉस लॉ के। हम लोग जो है कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ से। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो आ जाओ। जो पहला एप्लीकेशन होगा वो होगा कि हमारे पास एक लाइन चार्ज गिवन है जिसके ऊपर हम लोग जो है यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं। ठीक है, हमने कहा चलो निगेटिव ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो। कौन सा ले? पॉजिटिव ज्यादा अच्छी चीज होती है ना, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। एक हमारे पास लाइन चार्ज गिवन है और उस लाइन चार्ज पे क्या है? उस लाइन चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हमारे पास एक लाइन चार्ज गिवन है और उस लाइन चार्ज के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली कहाँ? इधर कम गैप है, उधर ज्यादा गैप है, सेम गैप रखते हैं। चलो तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, बना लो। एक बार डायग्राम गंदा बना रहे हैं। देखो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसकी वजह से क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। हमने पढ़ा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो अवे फ्रॉम द चार्ज निकलती हैं, चार्ज से दूर भागती हुई लाइंस मिलती हैं। जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं। ठीक है, तो कुछ बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो इन्होंने कहा कि कितनी जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब दिमाग लगा के सोचो, फिर बताओ बताओ कितनी निकलेगी। बैठा हूं मैं, बताओ बताओ बताओ, सोच के बताओ। लाइन चार्ज अगर गिवन है तो उसकी वजह से कितनी फील्ड बनेगी? सोचो। सोचने में क्या है, सिंपल सा कहानी है। पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर बनाते हैं जो घर में मम्मी लोग गैस पे बनाती हैं खाना, या मान लो तुम बनाते होगे, तो हम उस वैसा एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। गॉस लॉ का यूज करेंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे इस लाइन चार्ज के अराउंड। तो बनाते हैं। हमने कहा चलो भाई इस लाइन चार्ज के जो है चारों तरफ हम एक क्लोज सरफेस बनाती हैं। तो हमने एक जो है क्लोज सरफेस यहाँ बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक जो है क्लोज सरफेस बनाया जिसका नाम है सिलेंडर। जिस क्लोज सरफेस का नाम क्या है? जिस क्लोज सरफेस का नाम क्या है? जिस क्लोज सरफेस का नाम है सिलेंडर। तो यहाँ पर हमने जो है एक सिलेंडर बना के रखा हुआ है। ठीक है, हमने एक जो है सिलेंडर को बनाया इस क्लोज सरफेस के अराउंड। ठीक है, हमने जो है एक सिलेंडर को बना लिया है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक तस्तरी, सिलेंडर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है सिलेंडर बना लिया कुछ इस तरीके से। ऐसे मान लेते हैं, यही कलम यूज करो। तो हमने कहा कि हम जो है एक सिलेंडर बना लेंगे ऐसे, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है एक सिलेंडर बना लिया है जो कि बहुत ही बेकार बने हुए है। फिर से बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? हमने जो है एक सिलेंडर बनाया ऐसे। ठीक है, फिर नीचे से ले गए ऐसे, जुम 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 जुम। हम क्या करेंगे? एक सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो होगा ना खुद का, तो बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने बना लिया और हमारे पॉजिटिव चार्ज जो है कुछ इस तरीके से बढ़िया रखे हुए हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, फिर हमने कहा कि हम ऊपर भी ऐसे बनाएंगे। तिरछा तो नहीं बना है सिलेंडर, ठीक ही ठाक बना है। तो हमने कहा कि ऊपर भी हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो हमने जो है अपना इस तरीके से एक बना लिया। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, तो जो सिलेंडर हमने बना लिया, हमने जो है सरफेस को चारों तरफ से इनक्लोज कर लिया है। ठीक है, फिर हमने कहा कि
अब जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है चारों तरफ, ठीक है। फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे इस तरफ बनेंगी, ये ऐसे बाहर की तरफ जाती हुई हमारी फील्ड लाइंस बनेंगी, क्योंकि भाई चार्ज हमारा कैसा है, चार्ज हमारे है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस बन रही हैं वो बाहर की तरफ जाती हुई दिखेंगी, अंदर की तरफ तो बनेंगी नहीं। तो ये हमारी हो गई पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जाती हुई फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये हो गई फील्ड लाइंस, यहाँ बना लो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इधर से भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं ई। तो इस तरीके से हमको जो है कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, सिलेंडर तिरछा बना है, माफ कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको जो है गिवन है, बाहर की तरफ जाती हुई फील्ड लाइंस हमने बना रखी है, बना रखी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ध्यान से देखो तो इसके बाद हमारे पास 3 सरफेसेस गिवन है। देखो सिलेंडर के पास हमारे 3 सरफेसेस है, एक सरफेस हमारा ऊपर है जो कि ये क्लोज सा दिख रहा कर्व सरफेस है, ये एक सरफेस हमारा ये हो जाएगा सरफेस नंबर 1, और एक हमारे पास जो सरफेस है ये है दूसरा वाला सरफेस, को हम रेड पेन से लिख लेते हैं। तो हमारे पास 3 सरफेसेस गिवन है, जिसमें से जो पहला सरफेस है ये वाला है, तो सरफेस नंबर 1 ये है और सरफेस नंबर हमारा 2 ये है। तो हमारे पास जो है 2 सरफेसेस गिवन है, और एक ये जो कर्व सरफेस है तीसरा वाला है, एक वाला ये सरफेस है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में, और एक हमारा दूसरा सरफेस, और एक हमारा ये तीसरा सरफेस जो ऐसे दिया गया है जुम इस तरीके से सिलेंडर के चारों तरफ वाला। तो ये हमारा हो जाएगा सरफेस नंबर 3। तो 3 सरफेसेस हैं। तो ऐसे कौन कौन से सरफेसेस है जहां से फ्लक्स निकलेगा, अगर ध्यान से देखो तो ये जो हमारा नीचे वाला सरफेस है इससे तो फ्लक्स निकलेगा नहीं, भाई सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है और लाइन चार्ज ऐसे बीच में रखा हुआ है, तो उसकी वजह से जो ऐसे रखा है लाइन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो ऐसे जाएंगी या तो ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे तो जाएंगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से, ये हमारी लाइन चार्ज है, ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जाएंगी, ये हमारा पूरा कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस को चीरते हुए फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। लेकिन जो ये ऊपर का सरफेस ऐसे, फिर ये नीचे क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, तो यहां से तो फील्ड लाइंस वो हो नहीं रही है कि ऐसे ऐसे जा रही हैं, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, लेकिन जो नीचे ऐसे गिवन है फील्ड लाइंस ऐसे तो जा नहीं रही है, फील्ड लाइन ऐसे तो जा नहीं रही, अभी मैंने उल्टा बोल दिया था, ये ठीक है। फील्ड लाइंस ऐसे नहीं जा रही है ना ऐसे जा रही है, फील्ड लाइंस ऐसे और ऐसे जा रही है। इसका मतलब जहां से फील्ड लाइंस को क्रॉस ही ना करें, ना ऐसे क्रॉस हो रही है फील्ड लाइंस, ना ऐसे क्रॉस हो रही है फील्ड लाइंस, तो इन दोनों सरफेस से जब फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं हो रही हैं तो काहे कि फ्लक्स बनेगा ही नहीं, यानी ये मतलब ये वाला जो हमारा सरफेस है, सरफेस नंबर 1 से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, सरफेस नंबर 2 से भी कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। अगर हम फॉर्मेलिटी के लिए देखें, नेट जो फ्लक्स हमारा है, तो नेट फ्लक्स हमारा कितना निकल जाएगा, φ1 + φ2 + φ3, यानी कि तीन सरफेसेस हैं जहां से हमको फ्लक्स मिलेगा। देखो पहला है φ1 यानी पहले सरफेस की वजह से जो फ्लक्स है, दूसरा है φ2 दूसरे सरफेस की वजह से फ्लक्स, और तीसरा है φ3 तीसरे सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हम φ1 मान लो ये हमारा सरफेस नंबर 1 है, यहां से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा, जीरो, ये हमारा दूसरा सरफेस, यहां से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा, यानी यहां से भी फ्लक्स जीरो हो गया। ये जो φ3 जो तीसरा सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस गिवन है, मैं कई बार इसको कर्व सरफेस बोल दे रहा था, कर्व नहीं है सरफेस, क्रॉस सेक्शन टाइप में, ये जो कर्व वाला सरफेस ये वाला है, इधर से हमारा जो है पूरा का पूरा फ्लक्स का कहानी बन रहा है, ठीक है। यहां इससे जो है पूरी कहानी बन रही है, ठीक है। तो अगर हम इसके लेंथ को हम L मान लें, जो हमारा गिवन है सिलेंडर का लेंथ, यानी यहाँ लाइन चार्ज तो बहुत लॉन्ग है, जो सिलेंडर का लेंथ है ये यहाँ से यहाँ ये वाला, इसको हम मान लें अगर स्मॉल l, ठीक है, और इस सिलेंडर का रेडियस यहाँ से यहाँ तक वाला, सिलेंडर का रेडियस को हम मान ले r, सिलेंडर के रेडियस को हमने अगर मान ले r, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस का एरिया होता है कितना होता है, 2πrl होता है, 8वीं में पढ़ा था 2πrl। r क्या था, सिलेंडर का रेडियस, l क्या था, लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। तो अगर हम नेट फ्लक्स निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। देखो अगर हम नेट फ्लक्स को निकालना चाहें तो सब का सब तीसरे सरफेस पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक हमने और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, लाल पेन, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है इंटीग्रल E.dA। तो dA को इंटीग्रेट कर दोगे तो dA A बन जाता है, dx का इंटीग्रेशन x, तो वैसे dA का इंटीग्रेशन A हो जाता है। हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है ऑल ओवर द सरफेस कांस्टेंट है, और जब कोई चीज कांस्टेंट होता है तो भैया उसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ा बना लो, है कोई बड़ी चीज थी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ऐड कर लिया। अब कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन तो होता नहीं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सेम आता है। तो ई को बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, तो जैसे ही हम लोग ई को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि भाई ई हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज का इंटीग्रेशन होना नहीं, ई को बाहर निकाल लो,
और डीए को जब इंटीग्रेट करोगे ये ऐसे, इसको हम इंटीग्रेट करना है तो डीए का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए क्या है, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, इसका एरिया क्या होता है 2 पाई RL होता है। तो यहां सीधा लिख लो E इंटू 2 पाई RL, क्या लिखोगे, यहां लिख लोगे, क्या लिखोगे, यहां सीधा लिख लोगे, बोलो E इंटू 2 पाई RL, यही तो लिखोगे E इंटू 2 पाई RL। ये हमारा क्या है, फ्लक्स का वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई E इंटू 2 पाई RL। अब अगर एक चीज ध्यान से समझो, देखो जो लाइन चार्ज होता है, यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस लाइन चार्ज पे वो पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर देखो तो लाइन चार्ज की लेंथ पे ही तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यानी यहां पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए एक टर्म भी होता है जिसको हम बोलते हैं लेमडा। लेमडा वेवलेंथ वाली नहीं है भाई, ये दूसरी लेमडा है। लेमडा क्या, जो यहां पर हम जो चार्ज को डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ में, यानी Q बाई L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अगर यहां पर तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ कहानी यहां तुमको मिलेगी। अब सोच के बताओ ऐसा क्या कहानी यहां मिल सकता है, सोचो, सोचते जाओ और सोचो क्या बताओगे। देखो अभी मैंने गॉस लॉ पढ़ाया था कि जो नेट फ्लक्स होता है वो बराबर होता है इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा टोटल फ्लक्स है वो बराबर होता है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी उसी के बराबर दिखा दो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बराबर दिखा दो किसके, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के, जो हमारा ये चार्ज इनक्लोज है उसको अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज तुमको पता तो है यार, समझ लेना। तो क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से तुम लिख सकते हो E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो, यहां से तुम लिख सकते हो कि E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू जो हमारा चार्ज इनक्लोज्ड है उससे डिवाइड कर दिया हमने एप्सिलॉन नॉट को। इसी को सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर निकल आएगा। तो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, इतना नोट करो, हो गया नोट। यहां पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे कुछ टर्म्स को ट्रांसफर करना है, जैसे ही ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको फिर सही से लिख देता हूं। पहले यहां क्या लिखोगे, यहां लिखो तुम कि E इंटू 2 पाई RL, E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट विच इंप्लाइज दैट। ये इनक्लोज को हटा सकते हो यार, खाली Q भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बार आदमी वाला लिखेगा, ठीक है। यहां लिख लो क्या लिखोगे, इज इक्वल टू लिख लो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से लिख लिया। अब कुछ चीजें ट्रांसफर करो, क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा ही रहने दो। हमको पता करना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को उधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है 2 पाई RL को नीचे ला लो, तो Q बाई क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू आएगी। यहाँ लिख लो Q अपॉन क्या हो जाएगा, Q अपॉन हो जाएगा 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही तो आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या जाएगा, Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा। और अभी मैंने बताया, देखो यार चार्ज पर, अरे यार स्मॉल Q माना हूं मैं, तुम कैपिटल Q भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वहां नहीं है, ठीक है। तो Q बाई L क्या होता है, Q बाई L होता है लेमडा, लेमडा वेवलेंथ नहीं, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी Q बाई L की जगह रखो लेमडा। तो जैसे ही लेमडा रखोगे, दिख रहा है कि नहीं, हाँ, तो Q बाई L की जगह रखा लेमडा, लेमडा गया ऊपर, नीचे क्या बचा 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है, बन गया फॉर्मूला, मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी लाइन चार्ज विल बी इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वेयर लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, और एप्सिलॉन नॉट जानते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मैंने बताया था। और पाई तो तुमको पता है यार, इसका वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14। एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो कितना आ गया, देखो ये आएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अरे ये क्या गड़बड़ा जाएगा काम बेटा, ये तो तुम्हारा फ्लक्स का वैल्यू था ना, ये तुम्हारे फ्लक्स का वैल्यू था, ठीक, ये तुम्हारी फ्लक्स का वैल्यू था। फिर मैंने वहां फ्लक्स से चीजों को पुट किया कि E पाई 2 RL किसके बराबर था, E इंटू 2 पाई RL किसके बराबर था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। फिर मैंने यहाँ पर दोनों को बराबर रखा, चीजें ट्रांसफर करी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी लाइन चार्ज की वजह से, उसका फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जोर से बोल, हो गया नोट, नोट करो, कुछ आराम किया जाए, नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नोट करो भाई, हो गया नोट। चलो आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग जो है प्लेन सीट की वजह से देखेंगे। हो गया नोट, हटाया जाए। चलो भाई जल्दी नोट करो यार, तुम लोग बहुत देर करते हो भाई। लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बढ़ा जाए आगे, बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या कहानी बनेगी। चलो शुरू किया जाए, हटाते हैं, हटा दे, चलो 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 आ जाओ भाई। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ? ठीक है, आ जाओ भाई। क्या गिवन है भाई? हमको कहा कि हमारे पास एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्म थिन प्लेन सीट है, पतली सी प्लेन सी सीट है, यूनिफॉर्म थिन प्लेन सीट है, पतली सी सीट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है और पतली सी। यूनिफॉर्म मतलब जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे हमने अभी लाइन चार्ज देखा था, वहां पर भी हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहां पर भी हम चार्ज को जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक प्लेन सी सीट पे, प्लेन सी सीट पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। हमने कहा कि हमने तुमको देखो हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है भाई, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। तो ठीक है, करें और डिस्ट्रीब्यूट, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो है किसी पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव ले लो निगेटिव ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो हमने जो है इस तरीके से कई सारी फील्ड लाइंस को जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, चार्जेस को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस पतली सी प्लेन सीट पे। फिर हमने कहा कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस प्लेन सीट की वजह से वो कितना होगा। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है हमको, प्लेन सीट हमारी गिवन है ऐसे, सिलेंडर हमारा गया है ऐसे, सिलेंडर हमारा गया है ऐसे, ये हमारा सिलेंडर ऐसे गया है, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, सिलेंडर ऐसे गया है तो फील्ड लाइंस या तो ऐसे निकलेंगी या तो ऐसे निकलेंगी, ऐसे और ऐसे तो निकलेंगी नहीं, ऐसे और ऐसे तो निकलेंगी नहीं। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी या तो इस सरफेस से निकलेंगी या तो इस सरफेस से निकलेंगी, ऐसे और ऐसे तो नहीं निकलेंगी, ऐसे और ऐसे तो हमारी फील्ड लाइंस नहीं निकलेंगी। इसका मतलब बाकी सब सरफेस से फील्ड फ्लक्स जीरो होगा। बाकी सब सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स वही सरफेस से बनेगा जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलें। यहां पर तो ऐसे दो ही सरफेसेस हैं जहां से फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अरे यार सिलेंडर भी यहां रखकर दिखाया जाता है। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये तुम पूरा प्लेन सरफेस लिए हो, ये सिलेंडर है, या तो फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही हैं या तो ऐसे पास हो रही हैं, ऐसे 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 तो पास हो नहीं रही हैं, या तो ऐसे जाएंगी फील्ड लाइंस या तो ऐसे जाएंगी फील्ड लाइंस, ठीक है। तो दो ही तो सरफेस हुए जहां से फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, और जहां जहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी वहीं वहीं से तो फ्लक्स बनेगा। यानी ये हो गया हमारा सरफेस नंबर 1 और ये हमारा हो गया सरफेस नंबर 2। यहां से कुछ फील्ड लाइंस निकलेंगी इस सरफेस से, यहां से कुछ फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है। चलो देखो हमारा जो फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगी, या तो ये इधर से निकल रही हैं, फील्ड लाइंस हमारी इधर से होंगी, जो हमारी फील्ड लाइंस है या तो हमारी यहां से जाएंगी या तो फील्ड लाइंस हमारी यहां से निकलेंगी। सिंपल सी बात है। निकाल के बताओ कितना फ्लक्स बनेगा, दिमाग लगाओ। हर चीज बताना पड़ता है, दिमाग लगा के बताओ भाई कितना जो है फ्लक्स बनेगा, सोच के बताना, ठीक है। देखो यार बहुत सिंपल कहानी है, अभी मैंने बताया था। जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो हमने पढ़ा है, ये होता है इंटीग्रल E डॉट dA, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। या एक हमारा और नॉर्मल सा भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, E cos थीटा, जीटा नहीं थीटा, ये वाला यहाँ यूज करेंगे, E cos थीटा वाला यूज करेंगे। cos थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब देखो इस वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। हमने बताया था सरफेस का वेक्टर जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो इस वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर है ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। ऐसे ये क्या जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये है ये वाली। हमने कहा कि चलो एक एरिया वेक्टर को भी ला लो, ये हमारी एरिया वेक्टर है, ठीक है। फिर हमने कहा कि यहां पर भी हमारी जो है कोई एरिया वेक्टर जाएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक। इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इधर है, तो ये हमारी हो गई एरिया वेक्टर। ये हमारी क्या है, ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों उस तरफ बनेगा ना, जुम 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 जुम। एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, तो ऐसे बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है,
इधर है, ठीक। तो सुनो, हमारे पास जो है दो सरफेसेस गिवन है ये हो गई एरिया वेक्टर, तो इसको माना सरफेस 1, इसको माना सरफेस 2, ठीक है। चलो, तो फ्लक्स क्या बनेगा, देखो बहुत सिंपल है। पहले सरफेस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे क्या है, cos थीटा, थीटा की जगह रखा, थीटा की जगह रखो 0, EA cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो EA इंटू cos 0 क्या हो जाएगा, EA इंटू 1, EA इंटू 1 EA आ जाएगा। यानी सरफेस नंबर 1 की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, EA बनेगा देखो, अरे यार देखो, EA सरफेस 1 की वजह से इंटू cos 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल है 0। यहां पर देखो इधर सरफेस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में है। cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर भी वही लिखोगे EA cos 0। अरे यार ये सूरज जी का उजाला इधर आ रहा है, थोड़ा पीछे से लिख भाई, ठीक है। चलो यहां लिखोगे, क्या लिखोगे, EA cos 0 डिग्री, इधर क्या होगा, EA cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है, यानी EA इंटू 1 EA, EA इंटू 1 EA, यानी नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2EA। कितना आ जाएगा, जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो हमारा आ जाएगा 2EA, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स इक्वल टू वेक्टर E डॉट DA इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिखो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत है क्या, लिख लो, यहां पे लिख लो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी यहां से अगर देखोगे, यहां से अगर देखोगे तो वैल्यू क्या निकल करके आएगी, वो हमारी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 2EA इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड को उधर ही रहने दो और Q को ऐसे रहो ऊपर रखो, और क्या करोगे, 2EA को नीचे ला लो, तो क्या हो जाएगा, 2EA को जो है नीचे ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे Q को ऊपर रखो बढ़िया, ठीक है, और 2EA को नीचे रख लो, कोई दिक्कत है क्या, और एप्सिलॉन नॉट तो है ही पहले से, तो यहाँ हो गया। अब देखो, जब लाइन चार्ज था तो लाइन चार्ज के लिए हम लोग जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वहां पर लेमडा जैसा टर्म आता था जिसको बोलते थे Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेकिन जब हम लोग कोई प्लेन से सीट लेते हैं जो कि यूनिफॉर्म है और इनफाइनाइट लेंथ है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली है, चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है लेकिन इनफाइनाइट है ये प्लेन सीट, तो ऐसे केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है, कि एरिया पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है सरफेस, यहाँ पे एक न्यू टर्म आता है, वो क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसे हम बोलते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो वहां पढ़े थे लाइन चार्ज में। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है, Q/A। तो देखो यहाँ पर Q/A दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं है, छोटा सा ये दिख तो रहा है, ठीक है। तो Q/A क्या हो जाएगा, Q/A हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोल भाई, सिग्मा हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/A को लिखो सिग्मा और डिवाइडेड में लिख लो 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म बात, मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी यूनिफॉर्म थिन प्लेन शीट की वजह से वो बनती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लो, दिखो रहा है कि नहीं यार, ये सब बहुत छोटे टर्म्स में लिख दिया हूं मैं, दिख रहा है भाई, देखो, विच इम्प्लाइज दैट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी कितनी हो गई थी, वो हमारी हो गई थी, उधर ऊपर रखा Q और नीचे हमारे पास क्या आ गया था, नीचे आ गया था 2EA एप्सिलॉन नॉट, Q/A हमारा होता है सिग्मा, तो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया है। नोट कर लो, हो गया नोट। तो इस तरीके से हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई वो कितनी आ गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लो भाई, 1 2 3 4 पास करके नोट करिए, होगा, हटा दूं, आ जाओ। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो एप्लीकेशंस देखे गॉस लॉ के, इसके बाद दो एप्लीकेशंस और आएंगे गॉस लॉ का, और इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स खत्म होगा। उसके बाद दो वीडियोस लाएंगे जहां हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज देखेंगे, क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, नोट कर लो फटाक से। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। हेलो, वॉइस क्लियर है कि नहीं भाई, तो वॉइस क्लियर है, 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 क्लियर है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, इसके बाद हम लोग स्फेरिकल सेल्स के लिए देखेंगे, कहानी खत्म करते हैं।